हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो देखिए, नादिर शाह ईरान या फारस, ईरान या फारस, ईरान या फारस का सम्राट था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और नादिर शाह ने 1739 में मुहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यह दिल्ली से करीब 70 करोड़ रुपए शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन या तख्ते तायूस या तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा, यह सब ईरान लेके चला गया था। ठीक है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? तो मुगल मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को रंगीला उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रंगीला के नाम से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? अधर्व्यु। क्या? अधर्व्यु। ठीक है, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैतरीय। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? होत्री। क्या कहा जाता था? होत्री। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकीय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद उद्गाता। ठीक है, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश पंचविश और जैमिनी। पंचविश और जैमिनी। ठीक है, और अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ। क्या है? गोपथ। ठीक है, आगे चलें। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। वारन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था? यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। किसका? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रिपन रिपन ने रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय
स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। 1881 में रिपन के समय में पहली नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में शुरू की गई थी। ठीक है। और इसी रिपन के समय में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। ठीक है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया था। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया था? तो लीटन ने किया था। किसने? लीटन ने 1878 में। ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, भारत में नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और यह दोनों नदियां पश्चिम की तरह बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। किसमें? अरब सागर में। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डाउन्स डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, बिल्कुल सही है। प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में है, बिल्कुल सही है। स्टेपी स्टेपी घास के मैदान ये भारत में नहीं है, ये यूरेशिया में है। कहाँ? यूरेशिया। यूरेशिया यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया यूरेशिया कहला जाता है। ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ है? तो यूरेशिया में। ठीक है। आगे चलें। रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ किसका नाम है? तो देखिए, रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। किसका? काली मिट्टी का। रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है। और काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व की अधिकता होती है। तत्व लौह तत्व की अधिकता होती है। ठीक है। तो रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जब राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो इसकी बैठकों का सभापतित्व भी कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसको मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन
सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषदें, ये इन 6 राज्यों में विधान परिषदें वर्तमान में हैं। ठीक है, आगे चलें। 59, दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और यही 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितने? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची विभिन्न विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6ठी अनुसूची। ठीक है, आगे चलें। युद्ध या वाह आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? देखिए, युद्ध या वाह आक्रमण के आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। ठीक है, युद्ध या वाह आक्रमण के आपातकाल की घोषणा का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है और यह 1 महीने में किया जाता है। किसमें? इसका अनुमोदन कितने दिनों में होना चाहिए? तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने में इसका अनुमोदन होना चाहिए। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारतीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? ये 1867-68 में, 1867-68 में, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, और इसी दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसका? धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, और यही दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष भी ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे चलें। 62, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। किसकी? योजना आयोग की। और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है? अंतिम अनुमोदन
अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, आगे चले। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना था? भारत का जनघनत्व कितना था? तो भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था? तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना? 829 व्यक्ति। ठीक है, आगे चलें। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। कब? 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, सी। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, इन्वर्टर कैसा यंत्र है? तो इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता है। किस में बदलता है? डीसी वोल्टेज को एसी में बदलने का काम कौन करता है? तो इन्वर्टर करता है। और एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? तो रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर। एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है और डीसी वोल्टेज को एसी में बदलने का काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है। ठीक है, आगे चलें। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, आगे चलें। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। 2 जून 1875 ईस्वी में ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे चलें। नीला थोथा, नीला थोथा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5S2O। क्या होता है? CuSO4 5S2O। ठीक है, आगे चलें। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया। कौन सा है? रिफ्लेसिया। ठीक है, और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। ये वुल्फिया होता है, ऐसे वुल्फिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रिफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो ये वुल्फिया। ठीक है, आगे चलें। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण पोषण। क्या होता है? भ्रूण पोष या बीज। भ्रूण पोष होता है या बीज होता है इसका। ठीक है, आगे चलें। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। ठीक है, आगे। हितोपदेश की रचना किसने की थी?
हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो देखिए, हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने, किसने? नारायण पंडित ने की थी। ठीक है। विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। किसके? पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। भवभूति ने उत्तर रामायण की रचना की थी। किसकी? उत्तर रामायण। उत्तर रामायण, उत्तर रामचरित की रचना की थी। सॉरी, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? भवभूति ने। पतंजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य की। किसकी? महाभाष्य। ठीक है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, चीन की मुद्रा युआन है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, बिल्कुल सही है। बेलारूस की मुद्रा रूबल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है। रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? रोमानियाई ल्यू। रोमानियाई ल्यू। रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानियाई ल्यू। ठीक है, आगे चलें। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ये गंगा नदी के तट पे है। कहाँ? गंगा नदी के तट पे। ठीक है, कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।